हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने एप्लीकेशन सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एक और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉकेट प्रपल्सन। रॉकेट प्रपल्सन का नाम आपने सुना ही होगा। रॉकेट साइंस से लिया गया एक रॉकेट प्रपल्सन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें ये बताता है कि रॉकेट किस प्रकार ऊपर की ओर चलता है। हम जानते हैं कि किसी भी सैटेलाइट को हमें जब अर्थ के बाहर उसकी ऑर्बिट में सेट करना होता है, लॉन्च करना होता है, तो उसे ले जाने के लिए हमें ज़रूरत होती है रॉकेट की। तो लेकिन ये रॉकेट हमारी अर्थ सरफेस से उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और वहाँ पर उसकी ऑर्बिट में, सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में लॉन्च कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये रॉकेट ऊपर की ओर कैसे जाता है इसका प्रिंसिपल सीखेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो ये फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि रॉकेट के ऊपर यदि जाना है तो उसकी वेलोसिटी में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, मीन्स उसमें इंक्रीजमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा होता है तो अर्थ उस पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अप्लाई होने से उसकी वेलोसिटी में क्या होने लगती है? कमी। तो अगर रॉकेट अपने कांस्टेंट वेलोसिटी में भी चलना चाहेगा तो उसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा और इंक्रीज करने के लिए उसमें आना चाहिए एक एक्सेलरेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम रॉकेट प्रपल्सन में रॉकेट के एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, हम ये सबसे पहले ये जानेंगे कि रॉकेट वर्क कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, जो रॉकेट होता है जिसके द्वारा हम सैटेलाइट को अर्थ के बाहर उसकी ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, इस रॉकेट को बनाने के लिए इसमें 3 प्रकार के चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक चैम्बर होता है जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। इस चैम्बर में हम ऐसे सब्सटेंस को फिल करते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा सकता है, मीन्स ऑक्सीजन की आपूर्ति करा देता है। और दूसरे चैम्बर जिसका नाम है फ्यूल चैम्बर, इसमें हम फ्यूल को भरते हैं। फ्यूल को बर्न कराने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के बगल वाले चैम्बर में भर दिया जाता है। तो फ्यूल को बर्न करने के लिए उसमें एक चैम्बर बनाया जाता है, इग्निशन चैम्बर। इस चैम्बर में फ्यूल चैम्बर से फ्यूल आता है और ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर से ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस आता है, जहाँ यहाँ पे फ्यूल को बर्न किया जाता है। फ्यूल को बर्न करने से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, साथ में उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। गैसेस प्रोड्यूस होने से वहाँ पे जो प्रेशर वो भी बहुत हाई हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से जो गैसेस होती हैं उसके नीचे जेट नली से बहुत ही हाई वेलोसिटी से बैकवर्ड मीन्स नीचे की डायरेक्शन की ओर निकलने लगती हैं। जब ये गैसेस नीचे की ओर निकलती हैं तो रॉकेट उन गैसेस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से न्यूटन का ये थर्ड लॉ कहता है कि गैसेस भी रॉकेट पर एक और फोर्स अप्लाई करेंगी जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर की ओर जाने लगता है और हमारा रॉकेट ऊपर की ओर चलने लगता है। जैसे ही रॉकेट ऊपर की ओर चलता है तो उस समय होता ये है कि चूंकि उसका जो फ्यूल है वो धीरे धीरे बर्न होता जा रहा है, तो फ्यूल के बर्न होने से फ्यूल का मास कम होने लगेगा, जिससे रॉकेट का जो टोटल मास होता है वो घटने लगता है। तो देखते हैं हम क्या लिख कर आएंगे। रॉकेट प्रपोल्सन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम ये जानते हैं कि जो रॉकेट प्रपोल्सन है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ पर बेस्ड होता है। फ्रेंड्स, मान लेते हैं लेट इनिशियल मास ऑफ रॉकेट अलॉन्ग विद द फ्यूल इज इक्वल टू m0। ये मान लेते हैं कि शुरुआत में जब हमने रॉकेट लॉन्च नहीं किया था उस समय रॉकेट का उसके फ्यूल के साथ जो टोटल मास था वो m0 है, एंड द मास ऑफ गैसेस एक्सपेल्ड आउट इन द टाइम इंटरवल dt। जब हम फ्यूल को बर्न कराते हैं तो रॉकेट में dt टाइम इंटरवल में मान लेते हैं कि dm मास ऑफ गैसेस बर्न हो जाती हैं। सो द मास ऑफ द गैसेस एक्सपेल्ड आउट पर सेकेंड। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पर सेकेंड जो गैसेस का मास होगा वो dm/dt बर्न हो जाएगा। अगर हमारे पास पर सेकेंड
mass of the gases expelled out होती हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि इन t टाइम, कितने भी टाइम में जो गैसेस mass of the gases है जो एक्सपेल्ड होता है वो कितना होगा, तो इन द टाइम t द mass of gases expelled out इज इक्वल टू dm/dt इंटू t। फ्रेंड्स, कोई भी रॉकेट में जो गैसेस होती हैं वो बर्न करती रहती हैं। लगातार गैसेस बर्न करने से किसी भी एक्चुअल टाइम में, किसी भी एक विशेष टाइम में, एक स्पेशल टाइम में हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं, उसकी रेट को फाइंड करते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि dt टाइम में जो गैसेस हैं वो dm मैस बर्न हो जाती हैं, तो इन यूनिट टाइम में मीन्स पर सेकेंड में उसका जो मैस होगा वो dm/dt बर्न होगा। अगर हमें ये पता है कि इन 1 सेकेंड गैसेस का कितना मैस बर्न हो जाता है, तो यदि हम ये बताना चाहें कि इन 1 आवर, इन 2 आवर्स, इन 4 आवर्स कितना मैस ऑफ द गैसेस जो है एक्सपेल्ड आउट होगा, तो हम बता सकते हैं जो कि होगा dm/dt इंटू टी। यह है टी टाइम में गैसेस का जो मैस बर्न हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर टी टाइम में इतना मैस ऑफ द गैस क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो आफ्टर टी टाइम जो रॉकेट का मैस होगा वो m0 नहीं रहेगा, अब वो मैस थोड़ा कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा, तो शुरुआती जो मैस था रॉकेट का वो था m0, लेकिन इन टी टाइम टोटल गैसेस जो थी वो dm/dt इंटू टी, इतनी गैसेस बर्न हो गई। तो टोटल मैस में से इतना मैस जब बर्न हो जाएगा तो हमारा टोटल मैस इतना बचेगा आफ्टर टी टाइम। तो हम लिखेंगे देन द मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर टी टाइम विल बी m इज इक्वल टू m0 माइनस dm/dt इंटू टी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इतनी बात फाइंड की है कि जो मैस होगा आफ्टर टी टाइम कितना रिड्यूस होगा। फ्रेंड्स, जब गैसेस बाहर की ओर निकलती हैं तो उनकी कुछ वेलोसिटी होती है, तो हम ये मान लेते हैं लेट इन टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल में, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि dt टाइम इंटरवल में dm मैस जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। एक्सपेल्ड आउट होता है मीन्स वो गैसेस नीचे की ओर निकलने लगती हैं, तो उनकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम मान लेते हैं कि इन द टाइम इंटरवल dt द मैस ऑफ द dm ऑफ द गैसेस इज एक्सपेल्ड आउट विथ वेलोसिटी u, कि जो गैसेस हैं वो u वेलोसिटी से नीचे की ओर क्या करती हैं, u वेलोसिटी से नीचे की ओर एक्सपेल्ड आउट होने लगती हैं। जब गैसेस नीचे की ओर एक्सपेल्ड आउट होंगी तो इससे होगा ये कि हमारे जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होगा। तो इसी टाइम dt में ड्यू टू विच द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज dv, और रॉकेट में कितनी वेलोसिटी में चेंज होगा, dv वेलोसिटी से हमारा रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। रॉकेट की वेलोसिटी v ही होगी और उसमें चेंज होगा dv। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि जब गैसेस ऑफ द मैस बर्न हो जाता है तो रॉकेट के मास में भी क्या आ जाती है, थोड़ी कमी आ जाती है। तो इस dt टाइम में जैसे हम ये देख सकते हैं कि t टाइम में जो मैस ऑफ द रॉकेट है वो इतना है, इन द dt टाइम dm मैस बर्न हो जाता है, तो इसके मैस में भी dm क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मीन्स रॉकेट का जो मैस होगा वो dm मैस कम हो जाएगा, तो इसका जो टोटल मैस बचेगा वो बचेगा m, देन द रिमेन मास ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू m माइनस dm। तो उसका जो टोटल मैस होगा वो m ना रहकर कितना होगा, m माइनस dm होगा। सो फ्रेंड्स, आगे का डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने ये जाना था कि इन dt टाइम इंटरवल जो वेलोसिटी ऑफ द गैसेस है वो u है और एक्सपेल्ड आउट होने वाली गैसेस का जो मैस है वो dm है। देन हम ये कह सकते हैं कि इन द dt टाइम में जो गैसेस हैं वो बैकवर्ड मीन्स पीछे की ओर कितनी dm इंटू u मोमेंटम से मूव करेंगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ गैसेस एक्सपेल्ड आउट बैकवर्ड, जितनी गैसेस बैकवर्ड मूव करेंगी तो इन द dt टाइम उनका जो मैस है वो dm है और उनकी जो वेलोसिटी है वो u है। तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको हम मानेंगे p, जिसकी वैल्यू होगी dm
इंटू यू। फ्रेंड्स ठीक इसी समय, ठीक इतनी ही टाइम इंटरवल dt में जो रॉकेट है उसका जो टोटल मैस है वो है m माइनस डी एम, और उसकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है वो है dv। जिससे होगा ये, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होने की वजह से उसके मोमेंटम में भी इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा? टोटल मोमेंटम इंक्रीज ऑफ रॉकेट फॉरवर्ड, इसको मानेंगे हम p डैश, जिसकी वैल्यू होगी m माइनस डी एम इंटू डी वी। मीन्स जो हमारा रॉकेट है वो इतनी मोमेंटम से फॉरवर्ड यानी ऊपर की ओर, यानी गैसेस के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? मूव करना शुरू कर देगा। हम जानते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो कभी चेंज नहीं होता। मींस किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस जितनी मोमेंटम से नीचे की ओर आती हैं उतनी ही मोमेंटम से रॉकेट ऊपर की ओर मूव करेगा। मीन्स दोनों मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स हमें कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ p इज इक्वल टू p डैश। तो उनकी हम वैल्यू पुट करेंगे dm इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस डी एम इंटू डी वी। सो फ्रेंड्स आगे का डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन में हम पहुंच चुके थे इस इक्वेशन तक। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे dm इंटू यू इज इक्वल टू m की वैल्यू हमने फाइंड की थी, जिसकी वैल्यू थी m0 माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी, और माइनस का ये रहेगा यहाँ पे dm और डी भी ज्यों का त्यों। फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि जो m0 और dm अपॉन डी टी इंटू टी की जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ वेरी हाई इन कंपैरिजन टू dm, क्योंकि dm है इन dt टाइम इंटरवल में एक्सपेल्ड आउट गैसेस का मैस, जबकि m0 टोटल मैस ऑफ द रॉकेट विथ फ्यूल है। जबकि यहाँ पे dm अपॉन डी टी इंटू टी ये t टाइम में, और वो t टाइम हमारा कितना हो सकता है? वो 1 घंटा भी हो सकता, 2 आवर्स भी हो सकता, 5 आवर्स भी हो सकता, 7 आवर्स भी हो सकता। तो इतने टाइम में जो एक्सपेल्ड आउट गैसेस होंगी वो भी बहुत हाई क्वांटिटी में हो सकती हैं। बट dm टाइम जो है वो dt टाइम है जो कि बहुत लो होगा। तो हम क्या करेंगे? सिंस dm इज नेग्लिजिबल, सो जो हमारा इक्वेशन है उसका फॉर्म हो जाएगा dm इंटू यू इज इक्वल टू m0 माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी। इसको हम निगलेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे बचेगा dv। नाउ डिवाइड बाय dt ऑन बोथ साइड, देन यहाँ हो जाएगा dm अपॉन डी टी इंटू यू इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा हमारा m0 माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी, और ये हो जाएगा dv अपॉन डी टी। सो फ्रेंड्स ये बनेगा dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू m0 माइनस डी एम अपॉन ये बनेगा dm अपॉन डी टी इंटू यू अपॉन आ जाएगा m0 माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी। यहाँ होगा क्या? जब हम dv अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी ट्रांसफर होकर नीचे की ओर आ जाएगी। फ्रेंड्स ये dv अपॉन डी टी यही है f, मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट। सो फ्रेंड्स हम फाइंड कर चुके हैं द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट का डेरिवेशन जो होता है dm अपॉन डी टी इंटू यू अपॉन m0 माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी। सो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।
और ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।